Request the Honorable Chief Guest, Professor S.P. Baghel, Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, for his inaugural address. Ladies and gentlemen, one of the most eloquent speakers in the political sphere of India. एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर प्रोफेसर बघेल जी को. We can do better than that, Delhi. I know we can do better than that. Come on, a big round of applause. IAFI के सभी पदाधिकारी और सदस्य, देवियों एवं सज्जनों, लोकसभा का सत्र चल रहा हो और उस दिन समय निकालना थोड़ा कठिन होता है. मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके बीच में थोड़े विलम्ब से आया हूँ. सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को नमस्कार. आज इस डिजिटल हेल्थ समिट 2023 में सम्मिलित होना मेरे लिए एक हर्ष की बात है. आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सभी को हेल्थ केयर देने के लिए ढेर सारे अवसर पैदा हुए हैं. इस प्रकार रोगी के लिए हेल्थ केयर बढ़ाने में मदद मिलती है. भारत में डिजिटल हेल्थ केयर बाजार 2024 तक 27.41% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर 485.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें ई फार्मेसी, टेलीकम्युनिकेशन, ई डायग्नोस्टिक, B2B मेडिकल इक्विपमेंट आदि शामिल हैं. भारत में डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में प्रौद्योगिकियों को और पहलों की एक श्रृंखला शामिल है, जबकि डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड को पाटना और ढांचागत सीमाओं को संबोधित करना ऐसी चुनौतियां हैं जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही प्रयास है कि सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक रेगुलेटरी और कानूनी ढांचों को मजबूत करने की आवश्यकता है. यूनिवर्सल हेल्थ डाटा की बैकबोन मानी जाने वाली डिजिटल सेवाओं को व्यापक और समग्र तरीके से एकीकृत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम लोग ABDM 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया. देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत 40.6 करोड़ जो है आभा IDs बनाई गई हैं. 2.11 लाख से ज़्यादा अस्पताल, लैब्स, क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर इस स्कीम के तहत रजिस्टर किए गए हैं. 27 करोड़ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया है. 110 सरकारी और निजी संस्थानों ने ABDM के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया है. लगभग 870 से अधिक संस्थानों को अभी तक इससे जोड़ा जाना है. ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस संस्था को मैं भारत सरकार के द्वारा डिजिटल हेल्थ के मामले में क्या प्रयास किए गए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, मैं आपको अवगत कराऊं. PMJ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाएं ABDM के साथ जोड़ी गई हैं और रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनके ABHA खातों के साथ डिजिटल रूप से जोड़ने में सक्षम बना रहे हैं. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिजिटल हेल्थ केयर की वृद्धि के लिए विभिन्न इकोसिस्टम भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कई ऐसी पहल की है, जैसे डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, माइक्रोसाइट्स को लॉन्च किया है. ABDM के अंतर्गत स्कैन एंड शेयर भी लोकप्रिय माध्यम है. स्कैन एंड शेयर को से OPD रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय में कमी आई है. इस फीचर ने लगभग 1700 अस्पतालों में 45 लाख मरीजों की मदद की है. अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए HPR यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाई गई है. नेशनल हेल्थ पोर्टल
NHP पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेशनल मेडिकल कॉलेज और नेटवर्क, नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क NMCN को इस्टेब्लिश किया गया है और 50 मेडिकल कॉलेज को एजुकेशन के लिए लिंक किया गया। CDAC पूना में नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर EHR स्टैंडर्ड्स को शुरू किया गया है, जिससे पूरे देश में EHR स्टैंडर्ड्स के कार्यान्वयन के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके। वर्ष 2020 में संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस को भी लॉन्च किया गया है। अभी तक एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और PGI चंडीगढ़ में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा यह भी माना जा सकता है कि लचीली प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाती है। इसलिए डिजिटल स्वास्थ्य को अब सुलभ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में पहचाना जा रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। इस दृष्टि से इन लागत प्रभावी समाधानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी, पहुंच और रोगी देखभाल को फिर से परिभाषित करने जैसी कमियों को पाटने की क्षमता है। इस मंच पर एक साथ आने से प्रौद्योगिकी व्यवधानों के कारण भारतीय स्वास्थ्य और सेवा प्रणाली में बदलाव को उजागर करने और चर्चा करने में मदद मिलेगी और पेशेंट फर्स्ट और पेशेंट अप्रोच दृष्टिकोण के उद्देश्य से इससे जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि विचार विमर्श के बाद अच्छे सुझाव हमें मिलेंगे और गंभीरता से उन पर काम किया जाएगा। मैं सभी को इस समिट के लिए बहुत बधाई देता हूं और आपके इस समिट में जो वैचारिक मंथन होंगे, डिजिटल हेल्थ केयर में कहाँ लाल फीता सही आ रही है, कहाँ आपको परेशानी आ रही है, मंत्रालय क्या मदद कर सकता है। केवल उद्घाटन और समापन में हम लोगों को नहीं आना चाहिए, बल्कि आप मुझसे कहते तो मैं डिजिटल हेल्थ केयर को जो भी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी देख रहे हैं, या तो वो आएंगे या मैं उनको कहता कि जब इस विषय के विशेषज्ञ लोग यहाँ पर विचार मंथन कर रहे हैं तो क्या उनको व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, क्या अपेक्षाएं हैं भारत सरकार से, वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन अभी 11 बजे से शुरू है और आप देख ही रहे हैं काफ़ी हंगामेपूर्ण हो रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन अगर लोकसभा नहीं होती तो मैं पूरे दिन बैठ करके आपके विचार जानता। और ऐसा ही होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि जिस विषय से संबंधित कोई विशेषज्ञ आ रहे हों तो ब्यूरोक्रेट्स को भी होना चाहिए और मिनिस्टर अगर समय दे सकें तो उनको भी रहना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल ये इसलिए हो रहा है कि जो भारत का दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये डिजिटल हेल्थ केयर हो या आयुष्मान कार्ड हो या आयुष्मान डिजिटल कार्ड हो या आयुष्मान विलेज की एक अवधारणा हम लोग लगा रहे हैं, ये सब कुछ जनता की सेवा के लिए है, गरीबों की सेवा के लिए ये सारी स्कीम है। मैं बस थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि इस 5 सितारा होटल में विचार विमर्श करते हुए हमारे दिमाग में हमेशा जो है देहाती भारत हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और वो इसलिए रहना चाहिए, छोटे से आंकड़े हैं और इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल पिछले कई साल से निःशुल्क पा रहे हैं और पा ही नहीं रहे हैं बल्कि कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। और बदले में मुझे लगता है हमारी सरकार बनाने में अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्कीम है तो ये PDS है, जिससे वो खुश भी हो रहे हैं। तो हमारे जेहन में ये 80 करोड़ लोग रहने चाहिए। नंबर 2 बात, सड़क पर शौच करती हुई महिलाओं को लगभग सभी ने देखा होगा, फिर रोशनी वाली कार आने पर उनको अचानक खड़े होते हुए भी देखा होगा। इस दर्द को लोगों ने नहीं समझा। तो दिमाग में रखिएगा कि 11 करोड़ ऐसे लोग थे जो अभी तक खुले में शौच जाते थे। हमारी उनके प्रति भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, ये हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें महसूस करना चाहिए। तीसरा ये है कि मैं आयुष्मान पर ही आ रहा हूँ।
जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में ले रहे हों, 11 करोड़ के आसपास मनरेगा के मजदूर हों जिनको केवल 250 रुपये पर डे, वो भी 100 दिन के लिए दिए जाते हैं, उनकी बीमारी की स्थिति में सरकार और हमारी निजी संस्थानों की क्या जिम्मेदारी है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं। मेरा गांव 30-32 घरों का एक छोटा सा हैमलेट है। मैंने गरीबी भोगी नहीं है। आजकल ये कहना भी फैशन है कि हम गरीब थे, लेकिन बहुत नज़दीक से अपने बाईं वाले घर में और अपने दाहिने वाले घर में, बहुत गांव में कई साल रहने पर बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मुंशी प्रेमचंद की पूछ की एक रात कहानी है। उसको एलीट क्लास के लोग रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, या मैं अपनी भाषा में कहूँ कि सेंट्रल एसी में रहने वाले या बढ़िया डनलप पिलोज पर सोने वाले उसको याद कर सकते हैं। 90% नंबर भी एग्ज़ाम में ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक चादर में काटी हो। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का बाल्यकाल ऐसे रहा। 10 बाई 12 के कमरे में पूरा परिवार रहा। माँ ने चौका बर्तन तक दूसरों के घरों में किया है। ट्रेनों का हर समय होता है, ट्रेनों पर जाकर के हर सीज़न में चाय बेची है। तो मैं तो भगवान से हमेशा कहता हूँ कि जब तक डेमोक्रेसी रहे, इस देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जिसने गरीबी भोगी हो, और गरीबी भोगी ही ना हो, लुटियन जोन में आकर के उसको गरीबी याद भी रहे। तो दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 66 साल से भारत के लोग देश की सरकार को चुनते थे और इंडिया के लोग इस सरकार को चलाते थे। पिछले 9 साल से हो रहा है कि भारत के लोग ही सरकार को चुन रहे हैं और भारत के लोग ही सरकार को चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश में आपके सामने हैं। मैं एक सीन बताता हूं आपको कि मैं एक डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ था। काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं पढ़ता था। तो मेरे ही गांव का मरीज आया और वो डॉक्टर की भी फीस 10 ही रुपये थी, 5 रुपये थी शायद। तो कहा कि डॉक्टर साहब बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये वायरल है, 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा और ये गोली 10 खानी पड़ेंगी और ये 10 खानी पड़ेंगी 5 में। ऑगमेंटिन थी। तो आज की तारीख में शायद 45 रुपये की आती है। मेरे पास CGHS कार्ड है, इसलिए मुझे खरीदनी नहीं पड़ती हैं, लेकिन कई बार दिल्ली जब नहीं आता हूँ बहुत दिन, तो मार्केट में ख़रीदनी भी पड़ती है। अब आप कल्पना करिएगा कि एक मनरेगा का मजदूर, अच्छा मनरेगा का ही गाना हमें नहीं गाना चाहिए, हमें रिक्शा चलाने वाले और रिक्शा पुलर का ही उदाहरण नहीं देना चाहिए। ये जो 11 करोड़ लोग हैं, कल इस समय, इससे थोड़े आगे, कल इससे 1 घंटे बाद माननीय प्रधानमंत्री जी चुरू राजस्थान में एक बटन दबाएंगे और 8.5 करोड़ किसानों के हिस्से में 2000 रुपये की किस्त आएगी। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, 2000 साल में 3 आती हैं। मैंने ये सीन भी आपकी दिल्ली में देखा है कि जब कोई बड़ी गाड़ी मौर्या औरया में आती है, ललित में भी आती होगी, लैंड क्रूजर, पजेरो, ऑडीज, फॉडीज, BMW, तो जो वो मूछ वाला दरवाज़ा खोलता है, इतने पे ही लोग 2000 रुपये निकाल के दे देते हैं या वो गाड़ी लेके आता है। ये सीन मैं दिल्ली में देखता हूँ। मुझे कोई बड़े लोगों के मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं कोई एलीट क्लास के खिलाफ़ नहीं हूँ, उनका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है, लेकिन 2000 के महत्व को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो 500 का नोट टिप में दे दिया जाता है और टिप अब टिप नहीं रही है, क्लेम हो गया है, वरना वो आपको घूर के देखेगा कि बड़े भारी अफसर हो, मंत्री हो और उठ के चल दिए। तो जो मर्सी होती थी आजकल वो क्लेम है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल ही 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, किसान सम्मान निधि के 2000 की एक किस्त आएगी। यकीन मानिएगा 10-12 मिनट में सबके पास मैसेज आ जाएगा। कोई ना कोई किसान शाम को 1 किलो जलेबी ज़रूर खरीद के अपने बच्चों को ले जाएगा कि अब मेरे खाते में 2000 रुपये आए हैं, अथवा गुड़ ले जाएगा, अथवा बतासे ले जाएगा।
अथवा मूंगफली ले जाएगा। ये उनके सेलिब्रेशन के यही तरीके हैं। सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं थोड़ी उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक दायित्व तो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हाँ, तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन का एंटीबायोटिक। मालूम उसने क्या कहा मेरे गांव के गरीब आदमी ने? भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, ये 18 रुपये मेरे पास हैं, इसमें जितनी दवाई आती हो आओ, उतनी ही दो। क्या ऐसा सीन आपने नहीं देखा होगा? क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसे लोग जब बीमार होते हैं, मजदूर लोग, गांव का किसान, गरीब आदमी, अपनी पॉकेट की क्षमता के अनुसार डॉक्टर पे जाता है। आप लोग उसको कभी कभी झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, और उससे वो दवाई कराता है। हम देहाती लोग 1-2 दिन तो बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, इसके बाद अगले दिन चाय में तुलसी डाल करके अपने जुकाम को ठीक करने का प्रयास करते हैं। उसके अगले दिन, जो अभी पेंडेमिक में बड़े लोगों का हो गया काढ़ा, लेकिन विशुद्ध गरीबों का काढ़ा होता था, तो काढ़ा वाला पीते हैं। तीसरे चौथे दिन जाते हैं डॉक्टर के पास, और ऐसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्या करता है डॉक्टर? कुछ लिखता है, नीली पीली गोलियां बिना रैपर के कागज में लपेट के देता है। ये 80 करोड़ लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो कि ये बहुत कोई स्पेशलिस्ट, मतलब मैं परसों जनता से मिला, 222 चिट्ठी मैंने अपने हाथ से लिखी हैं। 600-700 लोगों की भीड़ थी, लेकिन वो तो लिखने के सुनते हैं कि 500, 1000, आजकल आगरा में भी कुछ डॉक्टर हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के 1000 रुपये लेते हैं। तो ये 80 करोड़ लोग दिमाग में रखिएगा। 11 करोड़ लोगों ने शौचालय के लिए केवल, मालूम शौचालय कितने का बनता था? 12,000 रुपये तय था। अभी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के 20 कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मात्र 1.5 लाख का है। आप जैसे किसी सेमिनार में आता हूँ तो कभी कभी एलबी के पर्स पर निगाह पड़ जाती है, बर्बरी पर, तो जितने में वो आता है उतने में आवास बन रहा है। और आवास कोई बेकार नहीं है। मेरे जीवन में 200 बार से ऊपर हो चुका है, जब मैं किसी गांव में जाता किसी काम से हूँ तो कोई महिला भागते हुए आती है, भैया रुको जरा, रुको, क्या हुआ? अरे रुको जरा। तो उनके घरों में घी की उम्मीद ना करो, सरसों के तेल से दिया से आरती करने लगी, और मेरे मुंह में ज़बरदस्ती गुड़ या बतासे ठूंस दिया। क्यों? उसको प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आवास दिया है। तो मैंने कहा, इसमें ऐसी पूछता हूँ, क्यों इतनी खुश हो? पॉलीथीन की में रहती थी, खपड़ैल में रहती थी, छप्पर में रहती थी, आधे में भैंस बनती थी, आधे में मेरी चारपाई थी, रात में कपड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, खुले में सोती थी। अब मेरा अपना एक कमरा और एक बरामदे का मकान है, मैं कुंडी लगा के सोती हूँ, रात में नींद बहुत अच्छी आती है। जब खुले में सोती थी तो नींद ठग से नहीं आती थी, क्योंकि कोई भी शराबी अराबी वहाँ से निकलता था तो तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी। ये मैं सोशल रिस्पॉन्स, आपको लग रहा होगा कि विषय से, तो मैंने तो जो विभाग ने लिख के दिया है डिजिटल हेल्थ के बारे में, आपको सारा सुना दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन मुझे वो बड़ा फॉर्मल लगता है। तो वो जितनी स्कीम थी बड़े डिटेल में डिजिटल हेल्थ केयर के मामले में विभाग क्या कर रहा है, बाकी आप अपनी सेमिनार करने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं डेलीगेशन के रूप में, और जो अमृत आपने निकालेंगे आप इस विचार विमर्श के बाद, तो वो गरीबों के काम आना चाहिए। तो डिजिटल का तो जमा नहीं है। सेम पित्रोदा ने, मुझे लगता है सन 84-85 की बात है, सेम पित्रोदा ने बयान दिया कि कंप्यूटर भारत में आएगा। तो चौधरी चरण सिंह ने दिया, अब तो किसान अपने हल पर कंप्यूटर लटकाएगा, वो बताएगा कि कूड़ ठीक से जुत रहा है या नहीं जुत रहा है। ये मजाक में कहा था, लेकिन आजकल कंप्यूटर के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वो व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू, जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हो गया है, हमें विश्व के अनुसार अपने आप को चलना है। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि करीब 45 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे से अगर कोई पूछे कि आज़ादी के बाद प्रमुख कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई बड़ा काम बताइए, तो मैं नहीं कहूँगा कि हम चंद्रमा पे अभी पहुँचे हैं, मंगल की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे एजेंडे की चीज़ें नहीं है।
मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या 5 किलो गेहूं चावल की भी बात नहीं करूंगा, वो प्रमुख 10 योजनाओं में हैं। लेकिन नंबर 1 अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को नंबर 1 पर दूंगा, क्योंकि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल इलाज गरीबों का होना, इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। मैं कई बार कहता हूं कि अगर मैं अभी बीमार हो जाऊं और गांव का छोटा सा किसान हो जाए और मजदूर हो जाए और पैथोलॉजिकल टेस्ट ये बताएं कि हम तीनों को एक ही बीमारी है, तो क्या दवाइयाँ सेम होंगी हम तीनों की? आप उससे उम्मीद कर रहे हो मनरेगा मजदूर से या रिक्शा चलाने वालों से कि वो 5 दिन ऑगमेंटिन खाएगा? तो इस शरीर पर तो प्रयोग नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री हो या गांव का गरीब हो, दिल्ली का नगर सेठ हो या भिखारी हो, पुलिस का कमिश्नर हो या सिपाही हो, मंत्री हो या संतरी हो, इलाज तो एक सा होना चाहिए। जो नहीं हुआ होता था, हम सबको बनना है, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज के अभाव में आयुष्मान कार्ड के बाद ये दर्द नहीं रहेगा कि हम दिखा नहीं पाए। मेरे बड़े व्यवहारिक अनुभव होते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 6 चुनाव केवल इसलिए जीता हूँ कि मैं रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ। ये 25वां साल चल रहा है। मैं कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। तो मैं वहाँ जाकर के बहुत चीज़ें महसूस करता हूँ। तो ये आयुष्मान वाला, ये एक बहुत बड़ी मैं तो कहता हूँ शिक्षा और चिकित्सा दोनों समान होनी चाहिए। अब तो जमुना जी में बहुत पानी बह गया, हो नहीं सकता। यह अभागा देश है जिसमें शिक्षा के 4-5 स्टैंडर्ड हुए। जब से वैश्वीकरण हुआ है तो मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी हैं। पिछले सत्र में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि भारत का एक आईआईटी 38वें नंबर पर आ गया है वर्ल्ड मैपिंग में। पूरा सदन ने तालियां बजाई, बस मैं नहीं बजा रहा था। तो लोगों ने कहा आपको खुशी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, खुशी नहीं हुई है। ये नालंदा का देश है, ये तक्षशिला का देश है, ये विक्रमशिला का देश है। एक सुखद संयोग है कि बख्तियार खिलजी जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय को जला रहा था, उसी साल ये गोरे लोग फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। अब सोचिएगा कि कितने साल ये लोग पुराने। सब जल गया है। पेन ड्राइव हुआ नहीं करती थी कि कई लोगों के पास हो। 3.5 मंजिल इमारत 3 साल तक जलती रही। सारा अच्छा साहित्य तो जा चुका है, जल चुका है। इसके बाद हमले बहुत हुए। मैं कोई राजनीतिक स्टंट के लिए ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बच कैसे गया? हम डिजिटल तक आ कैसे गए? हम अपना चिकित्सा सिस्टम को, इंडियन मेडिसिन सिस्टम को बचा कैसे पाए हैं? मुझे तो बड़ा अचंभा लगता है। 1192 में गोरी ने अटैक किया, अपनी कोई पद्धति लाया होगा। हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, रीति रिवाजों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात रहा होगा। उसके बाद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, ये कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही होगी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो व्यवधान आया ना, पर्दा प्रथा आई, बाल विवाह हुए, जौहर हुए, पढ़ाई भी प्रभावित हुई। ये 1200-1400 साल की गुलामी नहीं होती तो मुझे लगता है विश्वगुरु बन चुके होते, नंबर 1 इकनॉमी हो चुकी होती। मैं कल या परसों कहीं पढ़ रहा था कि प्लासी के युद्ध में, जो शायद 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला में और लॉर्ड क्लाइव में, उसने रानी से कहा कि केवल 2% में लूँगा, बाकी इंग्लैंड के खजाने में जमा करूँगा, उसकी अनुमति दी जाए। तो रानी ने अनुमति दे दी। प्लासी के युद्ध को मैं लूट कहता हूँ, वो इसको गिफ्ट कहता है। उस 2% के कमीशन से वो इंग्लैंड का सबसे पैसे वाला क्लाइव हो गया था। अब सोचिएगा ये देश कैसा था। तो उसने अभी भी वहाँ बैटल ऑफ कौन सा बता रहा था मैं, प्लासी, सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी हाउस रखा है बंदे ने वहाँ पे नाम, आयरलैंड में प्लासी हाउस। और 2% उसको लूट थी वो।
लेकिन उसने लिखा है गिफ्टेड बाई इंडिया सिराजुद्दौला। नो, इट वाज ए लूट। मुझे लग रहा है काफ़ी विषय से भटक रहा हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 करोड़ लोगों को, ये अगस्त का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है, कुछ लोग, शहर के लोग फॉल्स रेनिंग का मज़ा लेते हैं। गांव में जब ये बारिश होती है तो खेती तो अच्छी होती है, लेकिन ये बेमौसम बारिश कंडों को गीला कर जाती है, लकड़ी को गीला कर जाती है, खाने बनाने में बहुत दिक्कत आती है। 9 करोड़ लोगों के पास अभी तक गैस ही नहीं थी, मोदी जी ने भेजा है। ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ कि सारी बातें कहने का मतलब है ना कि वो एक शेर है कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो हेल्थ सेक्टर के आप लोग हैं, बीमार लोग होते हैं तो उस दिन का दिहाड़ी भी नहीं मिलती है, ऊपर से ये बोझ दवाई का और पड़ता है। वैसे ये राज्य का कर्तव्य है, हम लोग कर रहे हैं। पीएससी खोल दिए, सीएससी खोल दिए, 66 साल में जितने एम्स थे उससे दुगने कर दिए हैं, पीजीआई को ठीक कर दिया है। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। दूर स्थानों के लिए ड्रोन से कर रहे हैं। 45 करोड़ लोग कवरेज कर रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, मोदी काल से पहले इस देश के 55 करोड़ लोग बैंक में ही नहीं गए थे। अब सोच लीजिएगा आप, मुझे लगता है ज़्यादा सुखी थे, दूसरे मामले में ज़्यादा दुखी रहे होंगे। ये इसकी कल्पना करो ज़रा, अपने ऊपर आजमा के देखो कि 55 करोड़ लोग किसी भी प्रकार की बैंक में खाता ही नहीं खोला था। अब सोचिएगा, कंट्री के बारे में सोचिएगा। ये वो लोग हैं, सुबह जाते हैं, शाम को पैसे मिलते हैं, लौटते में आटा दाल चावल सब्जी लेते हुए, और वो 1 रुपये का शैम्पू आता ना, ये लोग बॉटल नहीं खरीदते हैं पूरी सनसिल्क की, वो 1 रुपये का एक पाउच आता है। आजकल मैंने देखा था 2 रुपये में उसमें शैम्पू भी है और ऑयल भी है, तो लौटते में 2 रुपये, हालांकि बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे सैकड़ों पाउच भरेंगे तब डब्बी भर पाएगी, लेकिन नहीं एक साथ में खरीद सकते वो। तो वो 1 रुपये का तेल और 1 रुपये का शैम्पू लेटते हुए भट्टे की मजदूर लौटता है और अपना एंजॉय करता है। तो 9 करोड़ लोगों का, हाँ 55 करोड़ लोग बैंक ही नहीं खाता खोले थे। तो क्या गड़बड़ हो रही थी? यू वेयर पाइपिंग इन द लीकेज सिस्टम। यहीं से राजीव जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया 85% की चोरी, तो रोकेगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव? कौन रोकेगा? इसी बात को पकड़ करके मोदी जी ने एक छोटा सा काम किया कि जीरो बैलेंस में खाता खोल दिया। तो राहुल जी ने कहा था कि अरे भाई, गरीबों को इतनी रात परेशान कर रहे हो, खाता खुलवा रहे हो। मैंने कहा था, मैं पहला आदमी था कि पीछे से माल आने वाला है। वो माल आया विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, गैस की सब्सिडी के रूप में, शौचालय 20,000 3 किस्तों में आते हैं, आवास 40-40 20 3 किस्तों में पैसा आता है, और कल बटन दबेगा और 2,000 सीधे एक साथ 8.5 करोड़ लोगों के खाते में आ जाएगा। यही अधिकार अगर, मैं तो अपने को भी कहता हूँ, एडीओ बीडीओ सीडीओ डीडीओ कलेक्टर नायब तहसीलदार को दे दिया जाता कि किसानों को पैसे जाके दो गांव में, क्या पैसे मारे जाते या नहीं मारे जाते? 1 रुपया गायब किया जाता 500 का। और मैं तो अपनी तरफ कह रहा हूँ, जब आपकी तरफ एक उंगली उठा रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ उठ रही हैं। जब 85% की चोरी होती तो बेईमान एमएलए एमपी भी कहते मेरा हिस्सा कहाँ है। अब आप देखिएगा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है डिजिटल हेल्थ केयर पे। मैं हेल्थ मिनिस्टर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। मैं 1 महीने पहले लॉ एंड ऑर्डर देख रहा था, सॉरी लॉ एंड जस्टिस देख रहा था, तो वो उसमें सब संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मैं उसका भी एक्सपर्ट नहीं था और इसका भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रशासनिक क्षमता हम लोगों में होती है तभी मंत्री बनाए जाते हैं। वो एक्सपर्ट आप लोग हैं, तो मैं सूरज को दिया नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी एक जरूर दिखाना चाहता हूँ कि शनिवार को एक टैंकर तेल चढ़ा देंगे हम शनि जी को, तो वो उतने नहीं खुश होंगे, बशर्ते हम एक गरीब आदमी की
किसी भी प्रकार की सहायता करें, मुझे लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता सबसे बड़ी सहायता होती है। जब आदमी बहुत मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान होता है तो हम उसकी कुछ हेल्प कर दें, ऐसी ही उम्मीद मैं करता हूँ। बाकी डिजिटल हेल्थ जमाना ही है, डिजिटल का तो जमाना ही आ गया है। सब्जी वाले के यहाँ देखो पेटीएम होता है, कैशलेस सोसाइटी आ रही है, पेपरलेस पार्लियामेंट चल रही है, तो पेपरलेस फाइलिंग हो रही है, डिजिटल फाइल आ रही है। तो डिजिटल का तो ज़माना है। डिजिटल हेल्थ ही अकेले क्यों हो, डिजिटल बैंक भी हो रही है, हर चीज़ में डिजिटल मामला हो रहा है। बस मुझे आपने इस मौके पे बुलाया, सदन का समय हो रहा है, मुझे जाना है, लेकिन पूरे दिन जो विचार विमर्श आप करें और जो अपेक्षा भारत सरकार से करें, उससे आप चाहें तो सदन चलते हुए किसी भी दिन 1 बजे मेरे ऑफिस निर्माण भवन पे आना चाहिए। और डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए कि अननेसेसरी प्रोटोकॉल, इस मुझे सबसे ख़राब शब्द लगता है प्रोटोकॉल, हर बात पे प्रोटोकॉल, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए मिनिस्टर और उसकी ब्यूरोक्रेसी में, जनता में और मंत्री के बीच में, और ख़ास तौर से जिस विभाग के हम मंत्री हैं उस विभाग से संबंधित कोई भी संस्थान हो, उससे उसके बीच में, हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब बातें नहीं मानी जाती हैं, हम लोग जो निर्णय लेते हैं उसमें देश हित में और राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और एक बजट को भी ध्यान में देख करके बहुत सी चीज़ें करते हैं। हम विकासशील देश हैं, हम विकसित राष्ट्र नहीं हैं। लेकिन मैं 63 साल का हो गया हूँ। 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, आप में से बहुत से लोग होंगे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आज की तारीख, स्थान और समय नोट करके रखना। नंबर 1 इकनॉमी होगी, 15 से 5 पे आ गए हैं, अगले कार्यकाल में 3 पे आ जाएंगे। लेकिन सुरक्षित हाथों में देश होना चाहिए, तब हम नंबर 1 इकनॉमी होंगे, हम सुपर पावर होंगे, हम विकसित राष्ट्र होंगे। अभी मोदी जी का पिछले हफ्ते का दौरा देख रहे हो ना, सर्वोच्च सम्मान कोई दे रहा है। जो वीज़ा नहीं देते थे उन्हीं को वो जीजा जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये सब कब हुआ है? ये 10-12 साल में हुआ है। मैं जीजा कह रहे हैं तो नहीं कहूँगा, ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। भारत में जो जीजा को ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऐसा है, उस स्तर का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को वो लोग दे रहे थे जिन्होंने वीज़ा नहीं दिया था। और एक बार प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के सामने फ़ोटो खिंचा के आए थे जब मुख्यमंत्री थे या शायद प्रचारक थे। तो अभी तो सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े गए हैं, तो कोई ऐसे नहीं तोड़ता। मैं तो 9 मई 14 में ही सुन रहा था, 26 जनवरी पे मैं जब चौथी बार एमपी था तो भूटान के राजा आए थे गणतंत्र दिवस पर। मैं नहीं कहता भूटान गरीब है तो नहीं, लेकिन अब मैं प्राइमरी स्कूल में तो जाऊंगा नहीं 26 जनवरी को, किसी विश्वविद्यालय में जाऊंगा। तो 14 में बराक ओबामा साहब आए थे, उसके 1 साल पहले भूटान के राजा आए थे। छलांग लग गई ना एक बार में, 1 साल में आए थे। वो तारीफ की बात नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं और बराक आपस में जोक करते हैं, तो मैं किसी कॉलेज में था, मैंने कहा ये तो स्लिप ऑफ द टंग हो गई, क्योंकि उसके पहले मैंने महामहिम सुना था, हिज हाईनेस शब्द सुने थे, योर एक्सीलेंसी सुना था। मैंने नहीं सुना था कोई सीधे बराक बोल दे अमेरिकन राष्ट्रपति को। मेरा नाम लोग प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कहते हैं, लेकिन मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सतपाल कौन बोल सकता है? या तो मेरा दोस्त बोलेगा या मेरी माँ बोलती है, वो उसको एसपी सिंह से मतलब नहीं था। तो जब बराक कहा, दूसरी बार कहा, मैं और बराक तो आपस में फ़ोन करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, 56 इंच है, दिखाई पड़ रहा है अमेरिकन राष्ट्रपति के वो बराक निक नेम से बुलाना, सुनते अमेरिका में अच्छा नहीं माना जाता है फर्स्ट नेम से। तो आप सबका भी सहयोग रहेगा। और आज है, दुनिया में कहीं ऑपरेशन कराने चले जाओ, उस टीम में एक भारत का डॉक्टर ज़रूर होगा। और अब तो हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के बन गए हैं, और जिन्होंने हम पे बहुत कोड़े बरसाए थे 1857 से लेकर 1947 तक, उस देश का प्रधानमंत्री भी उसके डीएनए में भारत है, कहीं ना कहीं बन गए हैं। लेकिन आप सबका सहयोग है, केवल पॉलिटिकल लोगों का नहीं है। इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का बराबर योगदान होता है, और आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन हम विश्वगुरु थे। जेल वेयर ने टेलीविज़न बहुत बाद में बनाया है। 5200 साल पहले जब महाभारत हो रही थी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को हस्तिनापुर में संजय देख के बता रहे थे टेलीविज़न पर। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। जब तक जेल वेयर ने टेलीविज़न नहीं बनाया था, और महाभारत 5200 साल पुरानी है, क्या मजाक गोरों ने हमारी उड़ाई होगी कि भाई बड़ी भयंकर आंखें हैं तुम्हारी, अभी तो 6x6 ही देखा गया है, आप लोग तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को हस्तिनापुर में देख रहे थे। क्या कितनी मजाक उड़ी होगी महाभारत की और भागवत की। लेकिन जैसे ही जेल वेयर ने टेलीविज़न बनाया, हमारी वो बात सिद्ध हो गई। राइट ब्रदर्स ने जहाज बाद में बनाया। द्वापर तो 5000 साल पुराना, त्रेता तो कई लाख साल पुराना है। पुष्पक भारद्वाज ऋषि ने बनाया था प्रयागराज में, हाईजैक करके रावण ले गया था। लेकिन जब बताया गया होगा रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में कि एक विमान लेके आए थे, क्या मजाक उड़ी होगी हमारी। जो मजाक उड़ाते थे, अब सिद्ध हो गया है कि जहाज़ हमारे पास पहले से था। बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत बाद में बनाई है, कर्ण के पास 5000 साल पहले थी। अग्निबाण हमारे मिसाइल थे। और मार्कोनी ने बहुत बाद में वायरलेस बनाया। मेरी लोकसभा से जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेके गुजर रहा था तो आकाशवाणी आगरा के बगल में हुई थी कि जिसको लेके जा रहा उसका बेटा तुझे मार देगा। एफएम भी अपने पास था, रेडियो भी अपने पास था। बस ये बीच के गुलामी के समय में, लंबी गुलामी में ये चीज़ें वो ख़त्म हुई हैं। और गणेश जी सर्जरी के सर्वोच्च उदाहरण हैं। अभी कोई कहता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हार्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अरे हम तो आदमी के शरीर पर हाथी का सिर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और ये जो गणेश जी हैं, ये कोई गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू इब्ने सिपी बीए या जेम्स हेडली चेज के पात्र नहीं हैं। ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी सेमिनार में आपने दीपक नहीं जलाया है, जहाँ से हमारी सभ्यता संस्कृति है, या गणेश जी या वंदना नहीं की है, या सरस्वती जी पर। तो ऐसा सर्जिकल वाले लोग हैं, आप डिजिटल वाले लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी ना भूलें। इसका विज्ञान से भी संबंध है और हमारी सभ्यता संस्कृति, आध्यात्म, धर्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद और ऋचाएँ हैं। माफ़ करना, वैसे ही पश्चिम बहुत तेज़ी से घुस रहा है। टॉम एंड जेरी बच्चों को याद है, हैरी पॉटर याद है, मिक्की माउस याद है। लव कुश पूछता हूँ तो फिर छत की तरफ देखने लगते हैं। तो ये मेरी शिकायत नहीं है, थोड़ा सुझाव है कि कार्य की सफलता के लिए भी हमें अपनी जो हमारे पुरखों ने जो हमें बताया है उसका हमें पालन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। लेकिन इस 80 करोड़ लोगों को आप भी याद रखें, हम लोग तो याद रखे ही हैं। धन्यवाद।